दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेस 2023 में। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। किसके लिए दोस्तों? क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि दोस्तों कल मैं एक वीडियो वायरल किया था दोस्तों, उस वीडियो में एक वायरल सेट कराया था हिंदी का एक वायरल सेट कराया था दोस्तों हिंदी का। क्लास 10th में किस प्रकार का पेपर आएगा 2023 में, एकदम डिट्टू उसी का वायरल पेपर कराया था दोस्तों। अगर उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख लीजिए अभी। अगर आप दोस्तों उस वीडियो को देखते तो मेरी 100% गारंटी दोस्तों, आप बोर्ड एग्जाम में आपका 70 में से 50 नंबर तो केवल उसी वीडियो से पक्का हो जाएगा। क्लियर ना दोस्तों? इसलिए दोस्तों इस वीडियो को देखना ना भूलें, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दे दिया हूँ। और दोस्तों 70 में 70 बचा आपका 20 नंबर, 50 नंबर तो आप उस वीडियो से पक्का कर लेंगे। तो आपका 70 में 70 किस प्रकार आएगा दोस्तों, उसकी पूरी तैयारी आज के इस वीडियो में मैं कराऊंगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं ए से लेके पूरा ए टू जेड तक आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, किस ट्रिक से पढ़ना है, कम समय में आप किस प्रकार पढ़ेंगे, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। और हर एक प्रश्न भी आपको कराऊंगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 मार्क्स दिला सकते हैं दोस्तों। क्लियर ना दोस्तों? तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न कितने हैं हमारे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को 23 बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा दोस्तों, 23 बहुविकल्पी प्रश्न। मैं आपको डेली टू डेली आपका जब से 16 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, 16 फरवरी से 16 फरवरी आते आते मैं डेली आपका कुछ बहुविकल्पी प्रश्न अपने चैनल पर चढ़ाते रहता हूँ दोस्तों। अगर आप उसको टिक करके अपना प्रैक्टिस करना चाहें तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में अभी ऑन द स्पॉट में मैं 23 बहुविकल्पी प्रश्न आपको कराऊंगा जो कि दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से देख लेते हैं तो मेरी 100% गारंटी दोस्तों, इसमें से बहुविकल्पी प्रश्न इतने आ जाएंगे दोस्तों ना, आपका इतना अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, इतना अच्छे से मजबूत हो जाएगा दोस्तों कि आपका 20 नंबर का जो एमआर सीट का पेपर आएगा बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोस्तों, उसमें आप छक्का मार के आएंगे, उसमें छक्का मार के आएंगे और धुआं धुआं उड़ा कर आएंगे और 20 नंबर अचीव कर लेंगे दोस्तों, मेरी 100% गारंटी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है हमारा। देख सकते हैं आप कि निम्न में से रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों श्रृंगार रस की प्रधानता, और दूसरा दिया है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, और तीसरा दिया है क और ख दोनों, और घ वाला दिया है देश प्रेम की भावना। दोस्तों जो हमारा श्रृंगार रस की प्रधानता है यह भी इसका आंसर होगा, और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता यह भी इसका आंसर होगा। मतलब दोस्तों यह क और ख किस में आया है दोस्तों? ये ग वाले में आया है, क और ख। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ग वाला। ग वाले में हमारा दोनों ऑप्शन आ जा रहा है, श्रृंगार रस की प्रधानता और काम में कला पक्ष की प्रधानता। यह दोनों किसकी विशेषता है दोस्तों? यह दोनों रीतिकाल की विशेषता है। किसकी विशेषता है? रीतिकाल की। क्लियर ना? तो इसका आंसर क्या होगा? क और ख वाला। मतलब कि अर्थात ना आपका क आंसर होगा ना ख, ग वाला होगा, क्योंकि ग में आपके पहले का क भी दिया है और ख भी दिया है। क्लियर ना दोस्तों? तो आइए दोस्तों अब अगले बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समय को थोड़ा भी वेस्ट नहीं करते हैं, समय कम है। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं आप। दूसरा दिया है कि निम्न में से रीतिकाल की समय अवधि है, मतलब रीतिकाल का समय अवधि क्या है। का ऑप्शन दिया है 1643 से 1843, ख दिया है 1343 से 1643, ग दिया है 743 से 1643 और घ दिया है 1643 से आज तक। तो दोस्तों रीतिकाल की जो समयावधि है वह 1643 से 1843। क्लियर ना? तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? 1643 से 1843, अर्थात दूसरे का आंसर हमारा क वाला राइट है। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो है फ्रेंड्स, अब अगले बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं अगला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है हमारा दोस्तों। अगला बहुविकल्पी प्रश्न है हमारा कि कृति कंकाल के लेखक कौन है। दोस्तों क दिया है जयशंकर प्रसाद, ख दिया है मुंशी प्रेमचंद्र, ग दिया है रामकुमार वर्मा, घ दिया है मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों कंकाल के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 2 अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तो उसमें उनकी रचनाओं के बारे में लिखा गया है, उनकी कृतियों के बारे में लिखा गया है। तो कंकाल जो रचना है, यह जो कृति है, यह जयशंकर प्रसाद की है। क्लियर ना? तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो गया हमारा? क वाला, जयशंकर प्रसाद। और दोस्तों रश्मि मानसा के लेखक कौन है? रश्मि मानसा एक कृति है दोस्तों, इसके लेखक कौन है पूछा जा रहा है आपसे। क वाला ऑप्शन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख वाला ऑप्शन दिया है गुलाब राय, और ग दिया है भगवत शरण, और घ दिया है जयशंकर प्रसाद भारती, जयप्रकाश भारती। दोस्तों जो रश्मि मानसा है दोस्तों, ये आपका पहला चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है दोस्तों। अगर आप अच्छी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के चैप्टर को पढ़े हैं तो आप देखे होंगे कि उनकी एक कृति रश्मि मानसा भी है। क्लियर ना दोस्तों? तो रश्मि मानसा के लेखक कौन है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर, चौथे का आंसर क्या होगा? क वाला। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अब अगले बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला देख सकते हैं, अगला क्या है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। पहला क वाला ऑप्शन दिया है ठूठा आम, ख दिया है ठेले पर हिमालय, ग दिया है दृष्टिकोण, घ दिया है नदी के द्वीप। दोस्तों भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध ठूठा आम है। क्या है दोस्तों? ठूठा आम।
तो पांचवे का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? पांचवे का राइट आंसर हमारा क्या होगा कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध क्या है? ठूठा आम। क्लियर ना दोस्तों? तो आइए दोस्तों अब छठवें विकल्प प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं छठवां विकल्प प्रश्न क्या है हमारा। छठवां विकल्प प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। मतलब पूछ रहा है कि नाटक विधा के लेखक कौन है। आपसे ऑप्शन दे दिया है चार। पहले ऑप्शन में दिया बद्रीनारायण चौराई प्रेमाहान, मतलब इनको प्रेमाहान भी कहते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होगा, आप ऐसे कर लीजिएगा कि बद्रीनारायण चौराही को भी प्रेमाहान कहते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछ देगा ऐसे भी कि प्रेमाहान किस लेखक का नाम है, और आपसे आपसे काफी ऑप्शन दे देगा उसमें, बद्रीनारायण चौराही भी दे देगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बद्रीनारायण चौराही। क्लियर ना फ्रेंड्स? पर दोस्तों अभी के इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि निम्न में से नाटक विधा के लेखक कौन है। का ऑप्शन दिया है बद्रीनारायण चौराही, और ख दिया है श्रीनिवास दास, ग दिया है चंदन कुमार, और घ दिया है कृष्णा सोती। तो दोस्तों नाटक विधा के लेखक है प्रेमहान। कौन है? प्रेमहान, मतलब कि बद्रीनारायण चौराही। क्लियर है ना दोस्तों? और आइए बढ़ते हैं अब अगले बहुविकल्पी प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला बहुविकल्पी प्रश्न सातवां, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सातवां वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए और तुरंत लर्न कर लीजिए, ऑन द स्पॉट अभी लर्न कर लीजिए दोस्तों। गोदान गबन यह किसकी रचना है दोस्तों? पहली बात तो यह जान लीजिए, गोदान गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। किसकी है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद्र की। यह वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे मुंशी प्रेमचंद की रचना पूछी जा सकती है। कहीं भी ऑप्शन देगा गोदान किसकी रचना है तो मुंशी प्रेमचंद की, गबन किसकी रचना है तो मुंशी प्रेमचंद की। पर इसमें पूछा गया है कुछ और, देख सकते हैं आप क्या पूछा गया है आपसे। पूछा गया है गोदान किस युग का उपन्यास है। तो पहला ऑप्शन दिया है शुक्ल युग, दूसरा दिया है शुक्लोत्तर युग, और ग वाला दिया है द्विवेदी युग, और चौथा ऑप्शन दिया है आधुनिक युग। तो दोस्तों ये जो गोदान है ना दोस्तों, यह आधुनिक युग की रचना है। किस युग की रचना है दोस्तों? आधुनिक युग की। मतलब सातवें का हमारा राइट आंसर क्या हो गया? घ वाला। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो आइए अब अगले बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मतलब कि जो कि हमारा आठवां बहुविकल्पी प्रश्न है। दोस्तों देख सकते हैं आठवां बहुविकल्पी प्रश्न क्या है। पूछा गया है आपको इसमें कि तार सप्तक के संपादक हैं, मतलब कि तार सप्तक के संपादक कौन है। पहला ऑप्शन दिया है बिहारी लाल, दूसरा दिया है भरत भूषण, और तीसरा दिया है अज्ञेय, चौथा दिया है प्रभाकर। तो दोस्तों तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। कौन है दोस्तों? अज्ञेय। आठवें का आंसर क्या होगा? ग वाला। पर दोस्तों इससे एक और प्रश्न बनता है, वो है अज्ञेय से रिलेटेड। आपसे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइए, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों अज्ञेय का पूरा नाम होता है, पूरा नाम है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्या, यहाँ पे यह होगा वात्स्यायन। क्लियर ना फ्रेंड्स? कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है दोस्तों? अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और यही दोस्तों तार सप्तक के संपादक भी हैं। क्लियर ना दोस्तों? आठवें का आंसर क्या हुआ? ग वाला। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं, और अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अभी याद कर लीजिए दोस्तों, ऑन द स्पॉट तुरंत याद कीजिए, समय बहुत ही कम है। आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 अचीव करना है दोस्तों। तो इस प्रकार समय को मैनेज कीजिए दोस्तों कि वीडियो पूरा देखते देखते ही हर बहुविकल्पी प्रश्न आपके दिमाग में छप जाए। तो तार सप्तक के संपादक कौन? अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। क्लियर ना? अब अगला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, जो कि नौवां है हमारा। छायावादी युग के कवि हैं, मतलब कि छायावादी युग के कौन कवि हैं पूछ रहा है, उनका नाम पूछ रहा है। का ऑप्शन दिया है घनानंद, ख दिया है केशवदास, ग दिया है नागार्जुन, और घ दिया है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों छायावादी युग के हैं कवि जयशंकर प्रसाद। कौन है दोस्तों छायावादी युग के कवि? कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो नौवें का आंसर क्या हुआ हमारा? घ वाला। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो आइए फ्रेंड्स अब 10वें बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पीछे भी आया था, इस बार भी आया है। इसको मैं 2 बार क्यों लिखा हूं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। आपको दोबारा मैं संकेत करा रहा हूं दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर। या आप बार बार पढ़े होंगे फिर भी आप इसमें भूल जाएंगे इसको, इसलिए आपको भूलना नहीं, इसको अपने दिमाग में दोस्तों एकदम फिट कर लेना है, एकदम सेव कर लेना है दोस्तों। ये इस क्वेश्चन को कि रश्मि मानसा किसकी रचना है दोस्तों? रश्मि मानसा किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। मतलब 10वें का भी आंसर क्या हुआ हमारा? क वाला। रश्मि मानसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। क्लियर ना? तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं व्याकरण से रिलेटेड है। यह संधि का सूत्र है, मतलब यह संधि का क्या सूत्र होता है। पहला ऑप्शन दिया है आजगुड़ा, दूसरा दिया है अका सवर्णे दीर्घ, तीसरा दिया है एको अर्ची, और चौथा दिया है वृद्धि रची। दोस्तों अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वह वीडियो दोस्तों, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ दोस्तों। आप उस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि एक वायरल सेट मैं कराया था दोस्तों। अगर आप उस वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखते हैं, थोड़ा भी स्किप नहीं करते हैं, इस वीडियो के पूरा अंत तक देखते हैं, थोड़ा भी स्किप नहीं करते हैं, तो दोस्तों यह मेरी 100% गारंटी है दोस्तों, आपका बोर्ड एग्जाम में
70 में 70 आने से दोस्तों कोई भी नहीं रोक सकता। जैसा कि आप देख रहे हैं 11वां प्रश्न है जो ईयर संधि का सूत्र लिखिए। जो भी दोस्तों कल का वीडियो देखा होगा जो स्टूडेंट वह जान रहा है दोस्तों, कल के वीडियो में भी यह क्वेश्चन आया था, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह ईयर संधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ईयर संधि का सूत्र को ऑप्शन दिया है आधगुड़ा, आधगुड़ा एकदम नहीं है क्योंकि यह गुण संधि का है। ख दिया है आकर सवर्णीय दीर्घ, यह दीर्घ संधि का, यह भी नहीं है। ग वाला दिया है ई को एड़ची, इसमें यड़ आ गया, मतलब कि यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? ई को एड़ची। 11वें का आंसर क्या हुआ? ग वाला। क्लियर है दोस्तों? अभी याद कर लीजिए, यड़ संधि का सूत्र ई को एड़ची। क्लियर है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, जैसा कि अगला 12वां बहुविकल्पी प्रश्न है हमारा कि मतीराम किस युग के कवि हैं? पहला ऑप्शन आधुनिक काल, दूसरा ऑप्शन आदिकाल, तीसरा ऑप्शन भक्ति काल, चौथा ऑप्शन रीतिकाल। दोस्तों मतीराम किस युग के कवि हैं दोस्तों? तो मतीराम दोस्तों हमारे रीतिकाल की कवि हैं। किसके कवि हैं दोस्तों? रीतिकाल के। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अब 13वें देख सकते हैं 13वां बहुविकल्पी प्रश्न क्या है हमारा। 13वां पूछ रहा है दोस्तों इसमें कि आधुनिक काल कब से कब तक है, मतलब कि आधुनिक काल की समयावधि आपसे पूछ रही है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि सन 1843 से अब तक। ख वाला दिया गया है 1643 से 1843 तक। और ग दिया है 1918 से 1936 ईस्वी तक। और घ वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों कि 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो दोस्तों जो आधुनिक काल था हमारा दोस्तों, इसकी समयावधि है दोस्तों 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो आधुनिक काल कब से कब तक माना जाएगा दोस्तों? 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो मतलब हमारे 13वें का आंसर क्या हो गया? घ वाला, 1936 से 1943 ईस्वी तक। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो आइए फ्रेंड्स अब अगले बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है हमारा, देख सकते हैं दोस्तों 14वां जो कि है क्या है, भारत भारती किसकी रचना है? दोस्तों भारत भारती किसकी रचना है देख सकते हैं। क वाला ऑप्शन दिया है सियाराम शरण गुप्त, ख दिया है मैथिली शरण गुप्त, और ग दिया है जयशंकर प्रसाद, और घ दिया है महादेवी वर्मा। दोस्तों भारत भारती दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कृति है दोस्तों। यह लगातार दोस्तों 5 साल के सेट पेपर में आया था दोस्तों। मैं हर एक सेट पेपर से क्वेश्चन उठाकर आपकी इस वीडियो में डाला हूं दोस्तों कि आप अच्छी प्रकार से भली भांति तैयारी कर सकें दोस्तों। मैं इससे संभवतः जितना भी हो सकता है दोस्तों मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं भी चाह रहा हूं कि इस बार कोई ना कोई दोस्तों टॉप करे, कोई ना कोई क्या दोस्तों, हर एक को टॉप करना है दोस्तों। हर एक स्टूडेंट को इस बार टॉप करना है दोस्तों, सबको टॉपर बनना है दोस्तों। हाँ इस बार दोस्तों 95% प्लस मार्क्स एबव करना है आपको, पक्का तो पक्का दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं हर एक संभवतः प्रयास कर रहा हूँ। इसको भी आप बहुत अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए दोस्तों कि भारत भारती किसकी रचना है दोस्तों? भारत भारती दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कृति है दोस्तों, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है लगातार 5 साल में। आपको मैं पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ। इसलिए भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। क्लियर ना फ्रेंड्स? अब 15वां विकल्प प्रश्न देख सकते हैं आप। 15वां क्या है हमारा? 15वां है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, मतलब कि प्रिय प्रवास जो है यह रचना है, यह किस युग की रचना है? क ऑप्शन दिया है द्विवेदी युग, ख दिया है भारतेंदु युग, ग दिया है प्रगतिवादी युग, घ दिया है छायावादी युग। तो दोस्तों प्रिय प्रवास हमारी द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है दोस्तों? द्विवेदी युग की। क्लियर ना? 15वें का आंसर क्या हुआ हमारा? क वाला हो गया, द्विवेदी युग। प्रिय प्रवास हमारी द्विवेदी युग की रचना है। तो है दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं, जैसा कि अगला प्रश्न है दोस्तों कि 16वां है जो कि देख सकते हैं लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। दोस्तों यह लगातार दोस्तों यह 7 साल बोर्ड एग्जाम में आया है दोस्तों। तो अंदाज लगा लीजिए दोस्तों यह कृति कितनी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यह वेरी वेरी वेरी, इसको 3 बार वेरी वेरी करें फिर भी कम है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए दोस्तों कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है दोस्तों? मोहन राकेश है इसके लेखक। इसके लेखक प्रेमहान नहीं है, ना ही दिनकर है, ना ही गुलाब राय है। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। क्लियर दोस्तों? इसको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए। 16वें का आंसर क्या हो गया हमारा? क वाला। लहरों के राजहंस कौन है दोस्तों? मोहन राकेश। अभी याद कर लीजिए दोस्तों, ऑन द स्पॉट तुरंत याद कीजिए कि लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश। क्लियर दोस्तों? तो आइए अब 17वें बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां बहुविकल्पी प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों क्या है हमारा कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं, मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? को ऑप्शन दिया है डॉक्टर नागेंद्र, ख दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग दिया है बाबू गुलाब राय, और घ वाला दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो 17वें का आंसर क्या हो गया? ख वाला। क्लियर है ना? तो आइए अब 18वें बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं 18वां बहुविकल्पी प्रश्न क्या है हमारा। 18वां है दोस्तों कि केशव दास की रचना है। यहाँ पे केशव दास हो गया, यहाँ पे केशव दास हो गया, इसको सुधार लीजिएगा दोस्तों, आप लोग समझ लीजिएगा कि केशव दास की रचना है। आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है रामचंद्रिका, दूसरा दिया है भक्तमात, तीसरा दिया है सुदामाचारित, और घ वाला दिया है जगनीक। तो दोस्तों केशव दास की जो रचना है वो है रामचंद्रिका। क्या है दोस्तों? रामचंद्रिका। तो 18वें का आंसर क्या होगा? केशव दास की रचना रामचंद्रिका। क वाला इसका आंसर एकदम राइट है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? अब 19वां विकल्प प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, उसको देख सकते हैं।
19वां में हमसे पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है। क ऑप्शन दिया है रसराज, ख दिया है कवि प्रिया, ग दिया है गंगा लहरी और घ दिया है शिवा बावनी। तो दोस्तों पद्माकर द्वारा लिखी गई रचना गंगा लहरी है। क्या है दोस्तों? गंगा लहरी। तो 19वें का आंसर क्या हो गया? गंगा लहरी, मतलब कि ग वाला आंसर एकदम राइट है 19वें का। क्लियर ना? पद्माकर की रचना कौन है? गंगा लहरी। और दोस्तों 20वां बहुविकल्पी प्रश्न क्या है देख सकते हैं, जैसा कि आप 20वां भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। मतलब कि आपको दो इसमें से टिक करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम भी आपसे ऐसे पूछ सकता है, तो उसमें आपको ओएमआर शीट में दो जो 4 सर्कल दिए होंगे दोस्तों, उनमें से आपको 2 सर्कल को कलर करना पड़ेगा, 2 सर्कल को कलर करना पड़ेगा। क्लियर ना दोस्तों? इसमें इस प्रकार जैसे कि इसमें पूछा गया देख सकते हैं आप कि निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। का ऑप्शन दिया है यथार्थवादी दृष्टिकोण, ख दिया है समाज का यथार्थवादी दृष्टिकोण, ग दिया है समाज में फैले अंधविश्वास और घ दिया है नारी के प्रति परिवर्ती दृष्टिकोण। तो दोस्तों प्रयोगवादी की दो प्रमुख विशेषताएं में पहली विशेषता है दोस्तों यथार्थवादी दृष्टिकोण और दूसरी विशेषता है दोस्तों नारी के प्रति परिवर्ती दृष्टिकोण। तो इसका आंसर कौन कौन हो गया दोस्तों? 20वें का आंसर हमारा क वाला हो गया और घ वाला हो गया। इसमें पूछा भी गया था दो प्रमुख विशेषताएं, तो पहली प्रमुख विशेषताएं होगी यथार्थवादी दृष्टिकोण और दूसरी हो गई नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। क्लियर है दोस्तों? तो आइए अब अगले बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा 21वां बहुविकल्पी प्रश्न है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या है हमारा अगला बहुविकल्पी प्रश्न? छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। मतलब छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? का ऑप्शन दिया है यशपाल, ख दिया है वृंदावन वर्मा, ग दिया है राम कुमार वर्मा और घ दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों छायावादी युग के प्रमुख कवियों में एक कवि है दोस्तों राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा। मतलब 21वें का आंसर हमारा क्या होगा? ग वाला एकदम राइट है। छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन है? राम कुमार वर्मा। क्लियर ना फ्रेंड्स? अब 22वां क्या है? 22वां देख सकते हैं दोस्तों। 22वां विकल्प प्रश्न है हमारा कि प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं कौन सी हैं। मतलब आपसे पूछ रहा है कि प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं बताइए। इसमें भी दोस्तों दो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपसे पूछ ही दिया है कि दो विशेषताएं आपको बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है करुणा और नैराश्य की भावना, दूसरा दिया है सौंदर्य भावना और तीसरा दिया है मानवतावादी प्रवृत्ति और चौथा दिया है विद्रोह की भावना। तो दोस्तों प्रगतिवादी युग की दो विशेषताओं में से दोस्तों पहला विशेषता उसका यह है कि करुणा और नैराश्य की भावना। क्लियर ना? और इसकी दूसरा विशेषता है दोस्तों मानवतावादी प्रवृत्ति। तो 22वें का आंसर कौन कौन हो गया दोस्तों? 22वें का आंसर क वाला हो गया और ग वाला हो गया। क्लियर ना फ्रेंड्स? हर एक क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए और वीडियो को देखते देखते दोस्तों याद करने का प्रयास करिए दोस्तों। अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड को स्ट्रांग बनाइए दोस्तों, स्ट्रांग। देखिए कि मेरा प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना स्ट्रांग है, मैं बोर्ड एग्जाम में 95% पा सकता हूँ कि नहीं, कि बस वैसे ही मैं सोच रहा हूँ। तो दोस्तों नहीं आप पा सकते हैं दोस्तों। हर एक का माइंड सबसे तेज है, क्योंकि भगवान ने सबको बनाया दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को देखते देखते याद करना है। आपको जांचना है कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना तेज है। तेज नहीं तो उसको तेज बनाइए दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको 95% का टारगेट बना के चलना है। 95% नहीं भी आएगा तो आपका 90% तो पक्का आएगा ही ना। ऊंचा सोचोगे दोस्तों तभी ऊंचा पाओगे, अगर ऊंचा सोचोगे नहीं तो ऊंचा कभी जिंदगी में नहीं पा सकते हो। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न क्या है दोस्तों देख सकते हैं, जो कि अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न है हमारा। अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों व्याकरण से रिलेटेड मैं ले लिया हूं दोस्तों, जो कि अलंकार से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं हरे मुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। दोस्तों मनहु मनु जहां भी ऐसा आ जाए तो दोस्तों उसमें आप तुरंत बिना सोचे टिक मार दीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार। मतलब कि 23वें का आंसर क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार यह भी जानिए ना, क्योंकि यहाँ पे मनहु वर्ड आया है। अगर यहाँ पे मनु वर्ड भी आ जाता दोस्तों तब भी आपका कौन सा अलंकार होता? उत्प्रेक्षा अलंकार होता। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों 23वें का आंसर क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों आपको 95% लाने से कोई भी नहीं रोकता, कोई भी नहीं, ये मेरी 100% गारंटी है। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए। तो दोस्तों आइए आपका बहुविकल्पी प्रश्न मैं काफ़ी अच्छी तरीके से कुछ हद तक दोस्तों तैयार करा चुका हूं दोस्तों, और अच्छे से और प्रिपरेशन करना है दोस्तों। तो मैं अपने चैनल पे डेली टू डेली दोस्तों अब से आज से अभी से मैं एक एक बहुविकल्पी प्रश्न डेली डालता रहूँगा। 16 फरवरी तक दोस्तों आपका बहुविकल्पी प्रश्न इतना स्ट्रांग हो जाएगा, अगर आप मेरे चैनल से ज्वाइन रहेंगे दोस्तों तो मेरी 100% गारंटी है दोस्तों कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। अब बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों जैसा कि जाने 20 मार्क्स का इस बार आएगा 2023 के नए पैटर्न के अनुसार। इसलिए दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मैं डेली बहुविकल्पी प्रश्न चढ़ाऊंगा, और जितने भी मैं बहुविकल्पी प्रश्न अपने चैनल पे चढ़ाऊंगा दोस्तों सब टिक करने वाला होगा। आप टिक करके वहां से अपने को जांच सकते हैं दोस्तों, और हर एक बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है दोस्तों? इस दोस्तों अभी आपको मेरे चैनल से ज्वाइन होना है तो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब वाले बटन को टिक करके। क्लियर ना दोस्तों? तो महत्वपूर्ण गद्यांश में दोस्तों आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ने हैं दोस्तों उसको देख सकते हैं दोस्तों।
पहला महत्वपूर्ण गद्यांश दोस्तों, जो कि हर साल दोस्तों आया है, इस बार भी आएगा। पता नहीं दोस्तों आपके सेट में आएगा कि आपके दोस्त के सेट में आएगा, पर आएगा तो आएगा दोस्तों, यह मेरी 100% गारंटी है। क्लियर दोस्तों? तो इसलिए आपको मैं आपको 6 बताऊंगा, 5 बताऊंगा, आपको उन सबको पढ़ लेना है दोस्तों। मैं डायरेक्ट आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है दोस्तों। यह सोचिए, यह कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों, डायरेक्ट मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ, वो भी फेक नहीं, एकदम रियल बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको कौन पढ़ना है आपको डायरेक्ट। तो आपको पहला वाला पढ़ना है दोस्तों गद्यांश, विश्वास पात्र मित्र डैश 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 पुरुष को करना चाहिए। यह आपके मित्रता नामक चैप्टर में एक पैराग्राफ होगा दोस्तों, वहां पे जाकर आप इसको खोजेंगे। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, पूछेगा कि प्रस्तुत गद्यांश का लेखक कौन है, प्रस्तुत गद्यांश किस अध्याय से लिया गया है दोस्तों। तो आप लिख देंगे इसके संदर्भ में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक चैप्टर से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जैसा कि आप सब देखे हैं दोस्तों। और दूसरा तीसरा क्या है दोस्तों, ऐसे ही देख सकते हैं दोस्तों, यह सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि स्वंग का ज्वर डट 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 उठती जाएगी, यह भी दोस्तों मित्रता नामक चैप्टर से है, आप जैसा कि जान ही रहे हैं। तीसरा दिया है भगवान अंधा बना रही है दोस्तों, डट 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 करके दिया गया है, यह ममता चैप्टर से है दोस्तों। आप सबका मिला सकते हैं दोस्तों। चौथा दिया है भिन्न भिन्न धर्मों डट 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 देखने में आएगी। पांचवा दिया है आज विज्ञान मनुष्यों डट 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 को नियंत्रित किए हुए है। और छठवां दिया है पहले पहाड़ काट कर डट 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 पुलकित हो उठे। दोस्तों मैं काफ़ी सेट पेपर देखने के बाद, काफ़ी क्वेश्चंस पेपर खंगालने के बाद दोस्तों, मैं ये कंक्लूजन निकाला हूँ दोस्तों कि यह जो छः बताया हूँ दोस्तों गद्यांश, यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं जिसमें यह 6 आए ना हो दोस्तों। आप यह 6 डायरेक्ट तैयार कर लीजिए ना, पूरा रटने से बढ़िया यही है कि आप इसको भी तैयार कर लीजिए, उसको भी तैयार कर लीजिए, मतलब कि आप इन 6 को तैयार करिए, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, कितना लंबा है, आप 6 को तैयार कर लीजिए। वो भी ट्रिक के साथ दोस्तों। मैं अपने चैनल पे वीडियो भी डाला हूँ दोस्तों कि किसी भी गद्यांश को आप ट्रिक से चुटकियों में दोस्तों, आप उस गद्यांश को पढ़े भी नहीं है तो किस प्रकार उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, वह मेरे चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से उसको देखकर बहुत ही अच्छी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी गद्यांश को। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि महत्वपूर्ण पद्यांश से आएगा हमारा। किससे आएगा दोस्तों? महत्वपूर्ण पद्यांश से। जिस प्रकार दोस्तों मैं गद्यांश में काफ़ी कंक्लूजन निकालने के बाद 6 निकाला था, 6 पैराग्राफ खोजा था, उसी प्रकार दोस्तों पद्यांश में मैं क्लास 10 के पद्यांश रिलेटेड क्वेश्चंस को भी मैं काफ़ी सेट में दोस्तों अध्ययन करने के बाद यह कंक्लूजन निकाला हूँ दोस्तों। ये 6 पद्यांश जो हैं यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि दोस्तों यह जितने भी ये 6 हैं यह हर साल आए हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, यह हर साल आए हुए हैं दोस्तों। पहला दिया है उधो मन न भय डॉट 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 और नहीं जगदीश, ये सूरदास का है। सुनी सुंदर बैन डॉट डॉट मंजुल कंज कली, ये दोस्तों क्या कहते हैं, ये उसका शायद वन पथ पर का है दोस्तों, तुलसीदास द्वारा। और शीश जटा और बाहु विशाला सखी रावरे को, यह भी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। बढ़त बढ़त संपत्ति सल्लू दोस्तों, इसको भी देख सकते हैं। बुरा बुराई जो तजय सच्चा प्रेम दोस्तों, ये 6 का 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैं कह ही नहीं रहा हूँ दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, इन 6 में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई 100%, मेरी 100% गारंटी दोस्तों, इन 6 में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। इस दोस्तों इन 6 को पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तभी दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम 100% इसका 100% अपना अचीव कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों इस बार आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, मन लगा कर पढ़ना है। आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है दोस्तों, टॉपर बनना है बोर्ड एग्जाम में। इस बार अपने माँ बाप को दिखा देना है दोस्तों कि मैं भी एक टॉपर हूँ। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या आता है देख सकते हैं दोस्तों, संस्कृत गद्यांश से दोस्तों। संस्कृत गद्यांश से क्या क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों? पहला बार वाराणसी से आएगा आपके, वाराणसी सुविख्यात डॉट 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 इमा बहु प्रशंसति। और दूसरा इयम नगरी विविध धर्माणाम परिपालयति। और तीसरा दिया है एकदा बहवः जना डॉट 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 च अस्ति। चौथा दिया है आम स्वीकृत समय डॉट 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 स पंडित। पांचवा दिया है दोस्तों अस्माकम संस्कृति सदा डॉट 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 दृढ़ता चेती। दोस्तों यह पांचों संस्कृत गद्यांश दोस्तों अनिवार्य संस्कृत में आपके दिए हुए हैं। आप इसको क्वेश्चन बैंक की सहायता से समझ सकते हैं। अगर आपको इसका अर्थ और शॉर्टकट में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सर इसका सॉल्यूशन करा दीजिए, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा दोस्तों, हर एक का सॉल्यूशन करा दूंगा दोस्तों, वो भी शॉर्टकट में करा दूंगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको समझा दूंगा। तभी तक के लिए दोस्तों यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए दोस्तों मैं आपको बस हिंट दे दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन सा पढ़ना है। अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको समझाऊँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं हर एक को एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में, एकदम शॉर्ट में आपको समझा दूंगा दोस्तों। ये मेरी 100% गारंटी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी प्रकार से। अगर आप अपने समझ लेते हैं क्वेश्चन बैंक की सहायता से तो कोई बात नहीं है दोस्तों, तब भी अच्छा ही है, आप इससे भी क्वेश्चन बैंक की सहायता से भी इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या आएगा हमारा देख सकते हैं, जो कि संस्कृत पद्यांश से आएगा। संस्कृत पद्यांश से दोस्तों 3 आते हैं।
तीन, केवल तीन, बस पहला, दूसरा, तीसरा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बंधनम मरणम डॉट 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 वीर भाव वीर द्विवीरता, या वीरा वीरेण पूज्यते चैप्टर से है। सर्व भवन्तु सुखिनः डॉट 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 भावेत, मरणम मंगलम यत्र डॉट 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 काशी ये न मियते, यह वाराणसी चैप्टर का है दोस्तों। मतलब कि दोस्तों यह जो तीनों मैं बता रहा हूँ दोस्तों संस्कृत पद्यांश का दोस्तों, यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ना, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में आया दोस्तों। मैं जितना ही बता रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी साल का सेट पेपर देखने के बाद यह कंक्लूजन निकाला हूँ दोस्तों कि कौन कौन से क्वेश्चंस हर साल आते हैं, और इस बार भी दोस्तों 100% कौन कौन से आएंगे, मैं सबका कंक्लूजन निकालने के बाद ही आपके सामने लाया हूँ दोस्तों। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो अगला अगला क्या है हमारा प्रश्न, देख सकते हैं दोस्तों। श्लोक, बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपसे श्लोक पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि प्रश्न पत्र में आपसे ऐसे पूछेगा कि एक श्लोक लिखे जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो दोस्तों अगर आपको दो श्लोक याद करके जाना होगा बोर्ड एग्जाम में, अगर एक का अर्थ लिखने के लिए आ जाएगा दोस्तों, तो उसका आप अर्थ भी अच्छी प्रकार से लिख देंगे। अगर दो पढ़ के गए होंगे तब, और नहीं पढ़ के गए होंगे दोस्तों तब तो लिख ही नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको दोनों पढ़ के जाना है, और अगर एक आप लिख देंगे उसका अर्थ में, तो दूसरा दोस्तों आप श्लोक के रूप में लिख देंगे, क्योंकि आपको श्लोक पे भी मार्क्स मिलता है। क्लियर दोस्तों? श्लोक पे भी मार्क्स मिलता है। तो पहला श्लोक क्या है दोस्तों, देख सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दोस्तों यह आपकी बुक में दिया गया है, मैं वहीं से ही लिख कर लाया हूँ दोस्तों। इसको आप याद करेंगे, बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लर्न करना चाहते हैं तो लर्न कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर ना? और दूसरा है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। यह वीरा वीरेण पूज्यते के फर्स्ट पैराग्राफ ही है दोस्तों। क्लियर ना दोस्तों? तो है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन कौन से हैं दोस्तों। आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण जीवन परिचय दोस्तों जो कि 2023 में आपको लर्न करने हैं, आपको याद करने हैं, महत्वपूर्ण जीवन परिचय। पहली बात तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जीवन परिचय आने को कुछ भी आ सकता है, या तो एग्जैक्ट मैं बताऊंगा नहीं, बस इंपॉर्टेंट करके यह बता दूंगा दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद गद्यांश में, यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे आप अगर हर एक लेखक का जीवन परिचय, हर एक कवि का जीवन परिचय याद करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप किसी भी लेखक, किसी भी कवि का जीवन परिचय चुटकियों में मात्र 5 मिनट के अंदर किस प्रकार याद करेंगे दोस्तों, उसके लिए मैं एक ट्रिक बताया दोस्तों। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ दोस्तों। वहां से आप उसको टच करके किसी भी लेखक या किसी भी कवि का जीवन परिचय शॉर्टकट में ट्रिक द्वारा केवल एक फॉर्मेट आपको याद करना है दोस्तों। उसी फॉर्मेट से आप किसी भी लेखक या किसी भी कवि का जीवन परिचय चुटकियों में याद कर सकते हैं दोस्तों, मात्र 5 मिनट के समय में दोस्तों। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा दोस्तों कि जाइए अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को टच करिए और तुरंत जीवन परिचय वाला उस ट्रिक को देखिए, उस फॉर्मेट को लर्न करिए और किसी भी लेखक का जीवन परिचय चुटकियों में आप याद करिए। क्योंकि दोस्तों आपके पास इतना समय है नहीं कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रटेंगे, जयशंकर प्रसाद का रटेंगे, और बकिया जितने भी लोग हैं सबका रटेंगे। क्योंकि दोस्तों रटना बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप रट के जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, अगर आप भूल गए तो आप फेल हो सकते हैं दोस्तों। क्या हो सकते हैं दोस्तों? फेल हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको समझना है, क्या करना है दोस्तों? समझना है। आपको समझ कर बोर्ड एग्जाम में पेपर देकर आना है और समझना है दोस्तों। तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जीवन परिचय से रिलेटेड मैं जितना भी ट्रिक दिया हूँ, बस मात्र एक ट्रिक दिया दोस्तों। उस एक ट्रिक से आप किसी भी लेखक या किसी भी कवि का जीवन परिचय याद कर सकते हैं। रटना चाहते हैं दोस्तों तो अगर रटने के लिए आपको इंपॉर्टेंट रटने की दृष्टि से जानना है तो जान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दोस्तों, ये हर साल आते हैं, और जयशंकर प्रसाद गद्य से केवल ये दोनों। क्लियर है दोस्तों? और चाहते हैं इन दोनों को भी मैं एक उसी ट्रिक से लर्न कर लो, तो उस ट्रिक को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, सूरदास और तुलसीदास पदखंड से। क्लियर है दोस्तों? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना दोस्तों? तो दोस्तों अब आप लोगों को कौन कौन से निबंध किस किस टॉपिक पे निबंध याद करने होते हैं दोस्तों, आपको मैं हर एक चीज़ बता दिया हूँ दोस्तों। अब बस एक चीज़ मैं भूल गया था दोस्तों, वह चीज़ है खंड काव्य। क्या है दोस्तों? खंड काव्य। मैं उसको लिखना भूल गया था, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ओरल मुंह से बोल दे रहा हूँ दोस्तों। आप सुन लीजिए खंड काव्य दोस्तों। पहली बात तो हर एक जिले में अलग अलग खंड काव्य चलता है। जैसे कि दोस्तों गोंडा में ज्योति जवाहर खंड काव्य चलता है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों तुमुल खंड काव्य चलता है, उत्तर प्रदेश में तुमुल खंड काव्य चलता है। इसी प्रकार दोस्तों आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है उसको जानने के लिए दोस्तों आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं, आपसे क्लास टीचर से पूछ सकते हैं, जो कि हिंदी के अध्यापक है उनसे पूछ सकते हैं, सर मेरे जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, मुझे कौन सा खंड काव्य दोस्तों सर मुझे याद करना है, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको भली भांति बता देंगे। अगर आपको वहाँ से भी नहीं पता चल जाए कि आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है दोस्तों, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैं इस जिले से हूँ दोस्तों, सर मुझे कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों कि आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। क्लियर है दोस्तों? खंड काव्य बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, देख सकते हैं ये कहानी नुमा होता है, इसके सारांश को आपको समझ लेना है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों? समझ लेना है, रटना नहीं है, समझ लेना है इसके सारांश को। अगर आप इसके सारांश को मतलब इसकी पूरी कहानी को समझ लेते हैं दोस्तों, तो इससे कहीं से भी घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछेगा
का, चाहे वो किसी भी खंड काव्य का हो दोस्तों, तो आप उसको बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में अपने भाषा में दोस्तों, अपने भाषा में उसको इस प्रकार लिख देंगे दोस्तों कि बोर्ड एग्जामिनर भी कहेगा वाह किस प्रकार लड़का लिखा है, इसको तो पूरा मार्क्स मिलना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों आप 70 में 70 अचीव कर सकते हैं। क्लियर ना दोस्तों। और रहा निबंध की बात, निबंध की बात, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं सर निबंध किस टॉपिक पे याद करूं, तो दोस्तों निबंध काफ़ी टॉपिकों पे आप याद कर सकते हैं। वैसे याद करने के लिए दो टॉपिक हैं दोस्तों जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। पहला टॉपिक है दोस्तों पर्यावरण। क्या है दोस्तों? पर्यावरण प्रदूषण। क्लियर दोस्तों। पर्यावरण प्रदूषण यह टॉपिक दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जब से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से दोस्तों आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि यह टॉपिक किसी भी सेट में ना आया हो। सोच लीजिए दोस्तों कि जब हर साल आया दोस्तों, तो इस साल क्यों नहीं आएगा, इस साल भी आएगा यह टॉपिक। क्लियर ना। आपके सेट में नहीं आएगा, आपके दोस्त के सेट में आएगा, आपके दोस्त के सेट में नहीं आएगा, हो सकता है आपके दोस्त के सेट में आए दोस्तों। क्लियर ना दोस्तों। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लर्न करना चाहते हैं तो लर्न कर सकते हैं, इस पर निबंध समझ सकते हैं उसको अच्छी प्रकार से। और एक और टॉपिक होता है दोस्तों निबंध पे, एक और टॉपिक होता है जो कि हर साल आता है दोस्तों, फिर भी उसकी काफ़ी कम चांस होती है पर्यावरण प्रदूषण की अपेक्षा। वो होता है दोस्तों बेरोजगारी। बेरोजगारी इस बार तो दोस्तों आपका निबंध जो होगा आएगा वो कोविड-19 पे भी आएगा, कोरोना वायरस पे भी। क्लियर ना दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद। आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों अपने से पूरा प्रयास करके दोस्तों मुझसे जितना हो सका है दोस्तों, काफ़ी सेट पेपर, काफ़ी मॉडल पेपर पढ़ने के बाद मैं कंक्लूजन निकाल कर आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाया था दोस्तों, जो कि आपके लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 70 में 70 लाने में आपकी पूर्ण मदद करेंगे दोस्तों, पूरी मदद करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।